हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोग की तैयारी बेहतर चल रही होगी। जैसा कि मेरा वीडियो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2026 से संबंधित बाल विकास एवं पर्यावरण संबंधित वीडियो आते रहते हैं। और हमने पहले वीडियो में 1 से 12 तक क्वेश्चन करा दिए हैं और आज हम इस वीडियो में 13 से 30 तक क्वेश्चन कवर करेंगे। और ये प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न होते हैं दोस्तों, और इसको हम चलिए हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को रोक कर आप लोग हल करते रहिए। लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके प्रश्न कितने सही हुए थे। और हम इसमें क्या है, सभी प्रश्न को बताते हुए सारे ऑप्शनों को भी हम बताते रहते हैं। चलिए देखते हैं इसमें कि हमारा पहला प्रश्न क्या है कि औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होगा तो क्या होता है। आपका पहला ऑप्शन है 70 से 79, बी ऑप्शन है 110 से 114, तीसरा ऑप्शन है 90 से 109, चौथा ऑप्शन है 80 से 89। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा सर, बताइए आप लोग। तो इसमें ऑप्शन हमारा आपका क्या रहता है, आपका तीसरा ऑप्शन होगा। ठीक है, इसमें आपका तीसरा ऑप्शन होगा जो 90 से 109 के बीच में होता है। एक क्या होता है, टर्मन ने बताया था। ठीक है, टर्मन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि इस प्रकार की बुद्धि 50% लोग के पास हमेशा रहती है। इसको सामान्य बुद्धि में आता है। ठीक है, बाकी आपका जो ये आपका 70 से 79 के बीच में होता है, इसे क्षीण बुद्धि कहते हैं। ठीक है, इन्हें क्षीण बुद्धि के अंतर्गत रखा गया है। ठीक, क्षीण बुद्धि कहा जाता है। ऐसे बालकों को क्या होता है, अगर बुद्धि लब्धि इतनी होती है तो उनको सीखने में काफ़ी समस्या होती है, जल्दी सीख नहीं पाते हैं। बाकी जो आपका ये ऑप्शन है, आपका दूसरा ऑप्शन 110 से 114 तक, इसे बोलते हैं प्रतिभाशाली बच्चों के पास होती है। ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चों के पास होती है, जो कि बहुत ही एक ही बार में बताओ, 2 भी बार बताओ तो बच्चा सीख जाता है और काफ़ी चीज़ों में आपका सक्रिय रहता है। ठीक, आप लोगों ने अपनी कक्षा में या किसी जगह आपको ऐसे बच्चे दिख जाते हैं। फिर बाकी जो चौथा आपका 80 से 89 है, इसको बोलते हैं मंदबुद्धि। ठीक, मंदबुद्धि यानी कि एक जगह अपना कोई सी चीज़ से मतलब नहीं है, यानी कि केयर की ज़रूरत होती है। ठीक है, मंदबुद्धि के में आता है। और बच्चे क्या है, ये पढ़ाने योग्य होते हैं। ठीक, पढ़ सकते हैं, काफ़ी बहुत चीज़ें सीख पाते हैं। ठीक, पढ़ने योग्य होते हैं, पढ़ लेंगे। ठीक, बाकी जो हमारे ये होते हैं 70 से 89 वाले 89, तो ये बच्चे इससे गंभीर होते हैं। ठीक, आगे आगे क्वेश्चन चलते हैं हम आपका कि निम्न आपका अगला क्वेश्चन हमारा 14वां। ठीक, 14वां क्वेश्चन है कि निम्न से तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिपादक कौन थे। ठीक, प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। तो आपका कैटल थे, स्किनर थे, वर्नर थे, थॉर्नडाइक थे, कौन थे आपके। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा आपका कैटल। ठीक, उन्होंने आपके बुद्धि के 2 भाग बताए थे। ठीक, बुद्धि के 2 भाग बताए थे। पहला कौन, तरल बुद्धि, और दूसरा क्या बताए थे, ठोस बुद्धि। ठीक, आपका तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि 2 बताए थे। आपका तरल बुद्धि क्या है, उन्होंने बताया था कि जो ये बुद्धि होती है जन्मजात होती है, इस पे तर्क होती है। बच्चा जन्म लेता है तो कोई भी भाषा वसा होता है, आपको अपने स्वयं सीखता है, उसे सीखने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे लास्ट में वो काम सुन के हम लोग मम्मा दद्दा क्या होता है, स्कूल नहीं जाता है, लेकिन आप लोग बुलाते हो कहते हो तो सीख जाता है। तो उनमें जन्म जाती है। ठोस बुद्धि क्या है, यानी कि बच्चा जब पढ़ता है, जब स्कूल में जाता है, समाज में जाता है, तो जो सीखता है, अर्जन करता है अनुभव से अपने, तो उसको ठोस बुद्धि में रखे हैं। तो उन्होंने 2 बताया। बाकी जो ऑप्शन है स्किनर है, ये तो क्रिया प्रस्तुत का सिद्धांत दिए थे, इनसे कोई मतलब नहीं। जो वर्नर थे, ये भी क्या थे, पदानुक्रमित का सिद्धांत दिए थे। जो फिलिप वर्नर थे, क्या था, पदानुक्रमित का सिद्धांत दिए थे। आपका ये ऐसे त्रिकोण त्रिभुजाकार होता है, इसको बोलते हैं। अब उन्होंने बताया था कि जो सबसे ऊपर जो भाग होता है उसे जी कारक रखे हैं। ठीक, जी कारक मतलब जनरल फैक्टर, यानी कि सामान्य बुद्धि होती है। फिर नीचे सबसे नीचे जो बुद्धि होती है उसको बोलते हैं आपका यश कारक। यश कारक का मतलब स्पेसिफिक बुद्धि, यानी कि आपका आपका 2 चीज़ें पूछता है कि जो वर्नर होते हैं सबसे ऊपरी भाग पे उनका कौन सा बुद्धि रहा है, तो आपका जी कारक वाला बुद्धि रहता है। सबसे निचली भाग में कौन रहता है, यश कारक बुद्धि। तो बाकी हमारा इस ऑप्शन का एक व्याख्या रहा। और हमारा जो थॉर्नडाइक थे, आप लोग सभी जानते हैं, उन्होंने क्या दिया था, आपका प्रयास और पुल का सिद्धांत दिए थे। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो क्रिया अभी देखिए बताइए, सबका ऊपर स्किनर कौन थे, सबसे हमारा ऑप्शन निकल गया कि स्किनर। उन्होंने ही आपका क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिए थे। और क्या किए थे, पुनर्बलन दंड का भी उन्होंने बताया था कि पुनर्बलन यानी कि किसी बच्चा कोई सीख रहा है तो उसको यदि पुरस्कार दिया जाए या दंड दिया जाए, तो मतलब पुरस्कार दिया जाएगा तो सीखेगा, दोबारा काम करेगा। यदि उसको दंड दिया जाएगा तो वो उस डर के मारे नहीं सीखेगा। तो वो इस पर भी बात वो चर्चा किए थे स्किनर। ठीक, बाकी जो हमारा हल वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया था, प्रबलन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, शारीरिक प्रबलन, प्रबलन। ठीक, तो उन्होंने क्या बताया था कि जो व्यक्ति होता है, जो बच्चा होता है, उसकी शारीरिक आवश्यकता होगी तभी उस चीज़ को सीखता है। जैसे कि बच्चा जब जन्म लेता है आपका, तो क्या करता है कि भूख लगती है। ठीक, जब उसे भूख लगती है, उसको भूख का एहसास होता है, तो उसे लगता है कि हमें खाना चाहिए पेट भरने के लिए, तो क्या करता है, और रोने लगता है। ठीक, तो रोने लगता है तो जो माँ सुनती है तो उसको लगता है कि बच्चा भूखा है, तो माँ जाके दूध पिलाती है। तो जैसे ही उसका भूख शांत होता है तो क्या होता है, चुप हो जाता है। तो फिर वो वहाँ पे सीख गया कि अब हमें भूख लगेगी तो हम इस तरह से रोऊँगा तो माँ मेरी आएगी और हमको दूध पिलाएगी। तो क्या है, बच्चे की आवश्यकता क्या क्या लगी, भूख। ठीक, तो अब भूख लगी तो बच्चा सीख गया, यानी हमें रोना है तो माँ आएगी।
तो उसी तरह से आपका उन्होंने प्रबलन का सिद्धांत दिया था। फिर आपका जो हेगार्टी थे वो वैज्ञानिक, तो वो भी आपका क्या समस्या समाधान का सिद्धांत दिए थे, ठीक, समस्या समाधान का सिद्धांत दिए थे। और फिर आपका थॉर्नडाइक तो जान ही रहे हैं आप लोग कि भूल प्रयास का सिद्धांत दिए थे। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो आपका है परीक्षण निर्माण का, परीक्षण अंकन का, परीक्षण प्रशासन का, परीक्षण वैधता का, किसका है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये ब्लूप्रिंट है क्या। तो आपका ब्लूप्रिंट क्या होता है, यानी किसी भी परीक्षा या किसी भी काम को करने से पहले उसकी जो योजना बनाई जाती है, ठीक, जो उसकी योजना बनाई जाती है कि हमें काम कैसे करना है, क्या क्या करवाना है, कैसे करना है, तो उसकी जो योजना बनाते हैं उसी को बोलते हैं ब्लूप्रिंट। पहले आप लोगों ने सुना बड़ा चर्चित में रही हैं मिथाली राज, जो कि बिहार चुनाव में कोई पत्रकार उनसे पूछा था कि ब्लूप्रिंट क्या होता है, तो बोली सबसे निजी चीज़ें हैं, इसमें क्या किया जाए। तो शायद उनको पता नहीं था कि ब्लूप्रिंट क्या होता है, कि उसके पहले की योजना क्या है आपकी। तो यही है। तो अब आपको पता चल गया कि ब्लूप्रिंट क्या होता है, कि किसी भी परीक्षा या किसी काम को करने के पहले उसकी जो तैयारी, जो रणनीति अपनाई जाती है, वो ब्लूप्रिंट कहलाता है। तो जैसे कि हमारी जो सीटेट परीक्षा है, ठीक है, उसके लिए क्या करती है सरकार, फॉर्म भरवा रही है, सिलेबस जारी की है, अब फिर सेंटर बांटेगा, तो क्या सरकार बनाती है, ब्लूप्रिंट बनाती है यूपी टेट के लिए, कि हमारे ब्लूप्रिंट है, हम कैसे काम करवाएंगे। अब देखिए, तो अब हमारा अब इसे पता चल गया। तो अब क्या इसका क्या मुख्य घटक क्या होगा, परीक्षा निर्माण के लिए होगा, ठीक। तो क्या इसके या परीक्षा अंकन के लिए होगा कि परीक्षा प्रशासन के लिए। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ही, परीक्षण निर्माण के लिए, यानी कोई भी परीक्षा, कोई भी चीज़ हम लेते हैं, करवाते हैं, तो उसके लिए तय करते हैं। बाकी परीक्षण अंकन क्या है, आपका परीक्षा के उपरांत दी जाने वाले नंबर, जैसे कोई वार्षिक परीक्षा होती है या सीटेट परीक्षा आपने दे दिया तो आपको नंबर मिलते हैं, ठीक, तो वही आपका परीक्षण अंकन हो जाता है। परीक्षा प्रशासन क्या होता है, परीक्षा प्रशासन का मतलब होता है कि परीक्षा के दौरान जो भी आपके प्रक्रिया अपनाई जाती है। जैसे परीक्षा होती है, तो जैसे सीटेट का आप लोग दिए होंगे, तो वहाँ पे पुलिस रही होगी, एग्जामिनर रहे होंगे कक्ष में, फिर आपके चेकिंग करने वाले कर्मचारी होंगे, तो वो क्या है, प्रक्रिया है, तो वो परीक्षा प्रशासन के अंतर्गत आते हैं, ठीक। अब आपकी क्या है, परीक्षण वैधता, ठीक। तो परीक्षा वैधता क्या है, यानी कि परीक्षा वैधता वो वैधता होती है कि जिसके लिए टेस्ट बनाया गया है, ठीक, जो टेस्ट जिसके लिए बनाया गया है, क्या उस टेस्ट को वो माप कर रही है कि नहीं कर रही है। यदि कर रही है तब तो ठीक है। तो कहने का मतलब है इसका कि परीक्षा वैधता, जैसे कि अगर कोई अध्यापक गणित का टेस्ट ले रहा है, ठीक है, कोई गणित का टेस्ट ले रहा है, तो बच्चा गणित जानता है, जोड़ घटाना गुणा भाग, ठीक, एक एक नियम, चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब बहुत सारी चीज़ें गणित के बारे में जानता है। लेकिन उस गणित में जो हिंदी में लिखी भाषा है, ठीक, हिंदी में लिखी भाषा जो होती है, इतने कठिन शब्द उसमें दिए गए हैं, ऐसे शब्द ऐसे ऐसे डाले गए हैं जिससे कि बच्चा हिंदी पढ़ के उसको समझ ही नहीं पा रहा है कि आखिर वो पूछ क्या रहा है मैथ में, जो कि गणित के बारे में सब जानता है, लेकिन वो हिंदी के जो शब्द हैं, जो उसकी लैंग्वेज है, उससे वो मार खा जा रहा है, नहीं समझ पा रहा है। तो क्या हुआ, यानी जो परीक्षा वैधता है वो गलत हो गया हमारा, ठीक, वो वैधता सही नहीं है, क्योंकि बच्चा गणित के बारे में जानता है, लेकिन हिंदी की उलझन से, उसकी भाषा की उलझन से वो टेस्ट को अच्छे से नहीं दे पाया, जिसके कारण से उसके नंबर कम आ गए गणित में। तो क्या हो गया, उसकी परीक्षा वैधता गलत हो गई। तो ये होता है परीक्षा वैधता। फिर आगे क्वेश्चन चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न से किसने दिया, ठीक। तो अब देखिए पूर्व संक्रिया अवस्था, ये तो ये आपका आता है जीन पियाजे। जीन पियाजे आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि उन्होंने 4 अवस्था बताई थी, ठीक है आपके। तो कौन कौन सी बताई थी, 4 अवस्था कौन कौन है, संवेदी गामक है, ठीक, और जो कि 0 से 2 वर्ष के बीच में कही जाती है, संवेदी गामक अवस्था, ठीक है। अब फिर आपका जो दूसरा ऑप्शन, जो दूसरा अवस्था बताया था, यही है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे 2 से 7 वर्ष तक के कहे जाते हैं। फिर हमारा चौथा क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे 7 से 11 वर्ष तक मानी जाती है। और फिर हमारा तीसरा क्या है आपका, औपचारिक, ठीक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे 11 प्लस ऊपर वाले को मानते हैं। तो ये हमारा जो इसका राइट आंसर क्या है, जीन पियाजे ने दिया था। बाकी जो ब्रूनर थे, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताए थे, ठीक, आपका उन्होंने उनकी 3 अवस्था दिए थे, ठीक, आपका इनेक्टिव और आइकोनिक सिंबॉलिक, ठीक, उसके बारे में उन्होंने बताया था। और बाकी स्किनर तो जानते हैं क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिए थे, कॉलर ने अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत दिए थे, जिससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम, ठीक। हमारा जो 18वां क्वेश्चन है कि MPPI परीक्षा का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है। तो इसका जो मापन है किसमें किया जाता है, व्यक्तित्व में, कि सृजनात्मकता में, कि संप्राप्ति में, कि बुद्धि में, किसमें किया जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसका किया जाता है व्यक्तित्व में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका जो व्यक्ति पर्सनालिटी होती है वो आपको इसमें मापा जाता है। बाकी हमारे जो ऑप्शन में है सृजनात्मकता, ये क्या है, ये आपके जो आपका टारेंस परीक्षण के नाम से भी जाता है, इसको टारेंस ने दिया था, ठीक, टारेंस, ठीक। तो इनमें क्या था कि इनमें आपका ऐसे क्वेश्चन रखे जाते जैसे कि आदमी के पंख होते तो क्या होता, ठीक, यदि चिड़िया के हाथ पैर होते तो क्या होता है, यानी कि ऐसे ऐसे परीक्षण रखे जाते हैं जो कि एक सृजनात्मक चीज़ें निकल कर आती हैं। सृजनात्मक का मतलब क्या होता है कि एक नई चीज़, एक नई सोच, एक नया इन्वेंशन करना, इसी प्रकार की सोच रखने वाले को सृजनात्मकता कहते हैं। जो टारेंस वैज्ञानिक थे वो इसी चीज़ को बढ़ावा दिए थे। इसके आपके क्या थे, आपके हमने पिछली वीडियो में बताया था कि इसके आपके 4
चीज़ें होती हैं, क्या होता है, प्रवाह होता है, फिर लचीलापन होता है, मौलिकता होता है, विस्तार होता है, इसके बारे में हमने बताया था। ठीक, और फिर आपका जो समप्राप्ति क्या होता है, यानी अचीवमेंट क्या होता है, यानी कि जो टेस्ट ले लिया जाता है किसी व्यक्ति में, तो पूरे ओवरऑल ने आपने कितने अंक प्राप्त किए, क्या सीखा, ये होता है संप्राप्ति। बाकी जो बुद्धि है, ये तो आपकी विनय साइमन ने दिया था, बुद्धि परीक्षण का माप दिए थे, तो ये इससे संबंधित है। ठीक है, और फिर आपका हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है। ठीक, अधिगम के लिए क्या आवश्यक है, अभिप्रेरणा, निर्देशन, परिपक्वता, रुचि। ठीक, तो क्या आपके हो सकता है, अधिगम मतलब सीखने के लिए, बच्चा अगर क्लासरूम में आया सीख रहा है तो उसके लिए क्या सर्वाधिक आवश्यक हो सकता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये 4 ऑप्शन, रुचि। ठीक, यानी रुचि मतलब उसका उसमें लगाव रहेगा, अपनापन रहेगा, रुचि रहेगा, तभी वो सीखेगा, नहीं तो वो क्या होगा, सीखेगा नहीं। बाकी जो अभिप्रेरणा पे कुछ लोग जाएंगे, तो अभिप्रेरणा क्या है कि एक आंतरिक उत्तेजना है। ठीक, आंतरिक एक जोश है आंतरिक रूप से सीखने के लिए। लेकिन अच्छा, हम देखिए कोई बच्चा क्लासरूम में आप लोग पढ़ाए होंगे, या किसी बच्चे को कहिए कि आज हम ये काम करेंगे, आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, तो बच्चे बड़े हर्षोल्लास से कहते हैं हाँ सर आज हम ये पढ़ेंगे। लेकिन कुछ ही देर बाद क्या होता है कि बच्चे कहते हैं, मतलब उन लोगों का मन उब जाता है, प्रेरणा तो आ गई, ठीक, अंदर से मन आ गया कि हाँ पढ़ेंगे, लेकिन अब बच्चे की उस टॉपिक में रुचि नहीं चल हुई, ठीक, उसको अच्छा नहीं लगा, तो ये क्या, अभिप्रेरणा शांत हो जाता है। यानी उसका जो अंदर की जिज्ञासा थी पढ़ने की, वो क्या, रुचि न मिलने से क्या हो गया, वो निष्क्रिय हो गया, तो ये क्या ज़्यादा आपका इफेक्टिव नहीं पड़ेगा। निर्देशन क्या होगा, निर्देशन का मतलब होता है किसी काम के लिए निर्देश देना, यानी कि आज हम ये पढ़ेंगे, ये करना है, वो करना है, मतलब निर्देशन। परिपक्वता क्या होगा, परिपक्वता तो आपका शारीरिक विकास से हो गया, तो उससे तो कोई लेना देना नहीं है, बच्चा बढ़ रहा है, लंबाई में, चौड़ाई में, वजन में बढ़ रहा है, तो परिपक्वता इससे भी हो जा रहा है, उम्र में बढ़ रहा है, तो इसका भी कोई लेना देना नहीं है। तो लेकिन हमारा सीखने के लिए बच्चे की रुचि अधिक उपयोगी है। ठीक, तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन हमारा शैशव काल का समय है। शैशव काल क्या है, आपका 12 से 18 वर्ष, आपका 15 से वर्ष तक, जन्म से 6 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। तो शैशव काल, तो इसमें तो क्वेश्चन से पता चल रहा है कि 12 से 18 वर्ष तो क्या हो गया, किशोरावस्था हो गया। ठीक, किशोरावस्था हो गया। आपका 15 वर्ष क्या हो गया, ये तो मध्य का है, यानी कि मध्य किशोरावस्था का अवस्था है। फिर जन्म से 6 वर्ष, ये भी आपका क्या है, बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था संबंधित है। तो हमारा बच्चा कौन, यानी राइट आंसर आपका जो चौथा ऑप्शन, यानी जन्म से 2 वर्ष तक के बच्चों को शैशव काल के समय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 21। कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम, क्या अधिगम, पहला ऑप्शन है समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण, मानव का अधिगम योजनापूर्ण, जानवरों व मनुष्यों में श्रेष्ठ, एक स्वतंत्र क्रिया। तो क्या हो सकता है, देखिए कोहलर जो थे वो क्या दिए थे, अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत दिए थे, यानी कि सूझ का सिद्धांत दिए थे। और किस पे दिए थे, एक चिंपैंजी बंदर था। ठीक है, चिंपैंजी बंदर था। तो सूझ का मतलब क्या होगा, सूझ का मतलब कि है अचानक। ठीक, अचानक, अचानक क्या होता है कि कोई समस्या हमारे सामने आती है तो उसे एकाएक उसका उपाय निकाल लेना। ठीक, और आपका इसमें देखिए पढ़िए क्या है, मानो समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण, यानी राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा। यानी समग्र किसी, उन्होंने कोहलर ने क्या कहा था कि हम किसी समस्या को देखते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं देखते हैं। ठीक, छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं देखते हैं, उसे पूरा होल ओवरऑल में देखते हैं कि हमारे पास ये समस्या है। जैसे चिंपैंजी बंदर था, उसके सामने जब रस्सी में केला लटकाया गया था, ठीक, रस्सी में केला लटकाया गया था, तो वे केवल वो देख रहा था, केले को देख रहा था कि हमें केला कैसे पाना है। बाकी उसके सामने जो भी चीज़ें थी, उछल कूद कर रहा था, बाकी चीज़ों में नहीं, उसको बस याद था कि हमें केला लेना है किसी तरह से। तो उसको एकाएक अपना, उसमें एक डंडा रखे हुए थे, ठीक, आपका, कि ताकि उस डंडे से उसको एकाएक ज्ञान आया कि ये डंडा जो रखा है, क्या इससे हम अगर मार के केले नीचे गिरा लूँ तो मैं खा सकता हूँ। तो क्या है कि एकाएक उसके दिमाग में ये ऑप्शन आया और उस डंडे से उसको मारा, तो केला नीचे आ गया टूट कर, तो उसको खा लिया। तो अब यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण, यानी सभी उस स्थिति का भाव कर लेना और एकाएक उसका निदान निकाल लेना। बाकी मानव का अधिगम योजना पूरी नहीं होगा। जानवर श्रेष्ठ चिंपैंजी बंदर था, लेकिन उनका ये उद्देश्य नहीं था कि हम मानव से श्रेष्ठ बंदर होते हैं, ये सब कुछ नहीं था। ठीक, हमारा राइट आंसर 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसने पाठ योजना के पंचपद प्रणाली प्रतिपादन किया था, ठीक, किया है। तो हमारा जो पंचपद क्या था, कौन किए थे, आपके हबर्ट। ठीक, चौथा ऑप्शन है, हबर्ट ने किया था। उन्होंने इसके 5 पद प्रणाली बताए थे, कौन कौन बताए थे, प्रस्तावना बताए थे, प्रस्तुतिकरण बताए थे, तुलना बताए थे, सामान्यीकरण बताए थे और प्रयोग बताए थे। ठीक, बाकी जो ब्लूम थे, जीरोम ब्लूम, यह क्या है कि शैक्षिक, ठीक, ये क्या है, शैक्षिक उद्देश्यों के बारे में बताए थे जो ब्लूम थे। बाकी जो किलपैट्रिक थे वे प्रोजेक्ट विधि के जनक माने जाते हैं। ठीक, प्रोजेक्ट विधि के जनक माने जाते हैं। और फिर आपके जो जॉन डीवी हैं, ये क्या करते हैं, करके सीखने पे ध्यान ज़्यादा बल दिए थे, करके सीखने पे। तो आपका कोई क्वेश्चन बन जाता है कि करके सीखने के लिए किस वैज्ञानिकों ने कहा, किस वैज्ञानिक ने कहा, तो जॉन डीवी, करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 23 कि निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की।
ठीक। तो देखिए अब ये ग्रंथियों के आधार पे व्यक्तित्व का, अब देखिए ये जितने भी वैज्ञानिक हैं व्यक्तित्व से संबंधित हैं, सब अपने अपने विचार दिए थे व्यक्तित्व के बारे में। तो वही कहना है कि इन वैज्ञानिकों में से ग्रंथियों के आधार पे व्यक्तित्व को किसने बताया, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका ये कैनन, तीसरा। ठीक, तो कैनन, ठीक, कैनन हो जाएंगे, तीसरा ऑप्शन सही है। तो उन्होंने क्या बताया था कि ग्रंथि के आधार पे, पहला क्या था, थायराइड ग्रंथि, यानी कि उन्होंने बताया था कि जिन व्यक्तियों में थायराइड सक्रिय रहता है वे क्या होते हैं, ऊर्जावान होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, साहसी होते हैं। ठीक, और जिनमें थायराइड सक्रिय कम होता है वो क्या होते हैं, सुस्त होते हैं, कमज़ोर होते हैं। ठीक, और फिर दूसरा क्या बताए थे, प्यूटरी ग्रंथि, यानी कि जो जिसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं कि उनमें अगर सक्रियता है तो व्यक्ति क्या है, अब हर तरीके से चुस्त दुरुस्त होता है, सभी प्रकार से मानसिक और शारीरिक रूप से संतुलित रहता है। ठीक, और फिर क्या बताए थे कि एंड्रिनल ग्रंथि, जो आपका ग्रंथि है एंड्रिनल, ठीक है, एंड्रिनल जो ग्रंथि होती है और इसकी अधिकता है तो उसमें क्या होता है, क्रोध। ठीक, क्रोध, भय, डर, ये सब क्या होती हैं, अधिक होती है। और इनमें सबसे एक बड़ी बात ध्यान रखिएगा कि जो कैनन थे इन्होंने ही क्या था, क्या होता है, फाइट, फाइट, ORR, फ्लाइट, ठीक है, FLIGHT, फ्लाइट, फाइट और फ्लाइट का शब्द का इस्तेमाल किया था, लड़ो और भागो। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये आ जाता है कि फाइट और फ्लाइट किससे संबंधित है, तो जो कैनन थे यही इन्होंने ही इसके बारे में जिक्र किए थे। ठीक, बाकी आपका जो क्रेमसर है ये भी क्या है कि शरीर के बनावट के आधार पे उन्होंने दिया था। ठीक, शरीर की बनावट, क्रेमसर उन्होंने बताया था कि अगर जो बच्चा या जो व्यक्ति क्या होता है, कद में छोटा होता है, ठीक, मोटा होता है और गोल मटोल होता है, तो वो क्या होते हैं, मिलनसार होते हैं, खुशमिजाज होते हैं और अच्छे व्यक्ति होते हैं। ठीक, और उसको क्या थे, और जो व्यक्ति दुबला पतला होता है, ठीक, तो वो चिड़चिड़ापन होता है, वो एकांत प्रियवादी होता है। ठीक, ये सब चीज़ें उन्होंने बताया था, किसने, क्रेमसर ने बताया था। बाकी जो आपके स्पेंजर थे, स्पेंजर ने क्या बताया था, ये भी क्या बताए थे, सामाजिक क्या होते हैं, सिद्धांतों के, मूल्यों के आधार पर बताए थे, यानी कि जो धार्मिक के होता है, राजनीतिक होता है, ठीक, आर्थिक होता है। कहने का मतलब है कि व्यक्तित्व की देखिए बात हो रही है ना, तो जैसे कि धार्मिक, अगर कोई भी व्यक्ति धार्मिक व्यक्तित्व का होगा तो क्या वो पूजा पाठ में भी ज़्यादा ध्यान देता होगा, ज़्यादा देवी देवताओं को मानता होगा, मतलब भाई चीज़ें करता होगा। बाकी जिसका व्यक्तित्व राजनीतिक वाला व्यक्तित्व होगा, ठीक, राजनीतिक का व्यक्तित्व का होगा तो क्या होता है, राजनेता होता है, तो उसमें क्या होती है कि समाज सेवा कुछ करने की जुनून होता है, सब चीज़ें होती हैं। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है या कथन किसका है। अब देखिए कथन है तो कथन तो किसी एक वैज्ञानिक ही कहा होगा, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है क्रो एवं क्रो का है। देखिए सृजनात्मक मौलिक परिणामों का अभिव्यक्ति करने का मानसिक प्रक्रिया है, तो एक देखिए इसी पे संबंधित प्रश्न जब हम पहली वीडियो करा चुके थे तो उस पर आया था। ठीक, तो ये आपका क्रो एंड क्रो का है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। जो अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो BF स्किनर हैं बच्चों का भाषा विकास होता है, कैसे होता है आपका, जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप, व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप, अनुकूलन एवं प्रबलन के फलस्वरूप, परिपक्वता के फलस्वरूप, किसके द्वारा होता है। तो चूँकि देखिए BF स्किनर जो ने बताया था कि जो बच्चे पहले देखिए क्या, अब इनका सिद्धांत क्या रहा है, इनका पुनर्बलंस का सिद्धांत रहा है, ठीक, प्रबलन का सिद्धांत रहा है। तो अब ये क्या कहते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है, तो अब इनका जो है बच्चा जो आता है ये मानते हैं कि बच्चा जन्मजात के फलस्वरूप क्या करता है, कौन सीखता है, ये किसका कथन, ये जो भाषा के वैज्ञानिक, ठीक, भाषा के वैज्ञानिक नोम चॉम्स्की हैं, नोम चॉम्स्की, ठीक, नोम चॉम्स्की हैं। वो कहते हैं कि जो बच्चा होता है वो जन्मजात क्षमताओं से फलस्वरूप वो भाषा सीखता है, उसकी जन्मजात उसके अंदर ये काबिलियत होती है, तो ये मानते थे नोम चॉम्स्की। बाकी जो व्याकरणिक प्रशिक्षण है ये क्या है, इसका कोई उससे कोई BF स्किनर को नहीं मानते, बल्कि इसका व्याकरण तरीके से बच्चा नहीं सीखता है, क्योंकि शुरू में जब बच्चा होता है उससे व्याकरण का ज्ञान नहीं होता है, वो जैसी भाषा हो वैसे ही बोलता है। अब आता है अनुकरण व प्रबलन के फलस्वरूप। देखिए अनुकरण और प्रबलन यानी इसमें है, यानी प्रबलन का सिद्धांत संबंधित है, तो उन्होंने यही है, हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा कि उन्होंने बताया कि बच्चा क्या किसी भाषा को सुनता है, ठीक, अनुकरण मतलब सुनता है, देखता है, करता है, और प्रबलन यानी बार बार वही भाषा उसको मिलता है तो उसको कर जाता है। जैसे कि यहाँ स्किनर ने बताया था पुनर्बलन, यानी कि किसी बच्चे को बार बार उसको ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, प्रोत्साहित किया जाता है, तो उसको बार बार प्रक्रिया करता है। तो उसका आंसर, हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा कि अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप होता है बच्चों में भाषा का विकास। बाकी परिपक्वता तो शारीरिक विकास से हो गया, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से ने वर्गीकृत किया है। देखिए फिर क्वेश्चन हुआ गया, हमने अपनी पिछली वीडियो में कराया था कि जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं 14 प्रकार की होती हैं, किसने दिया था, मैकडूगल, ठीक, मैकडूगल ने दिया था। बाकी ये कोई वैज्ञानिक नहीं थे, थॉर्नडाइक ने प्रयास त्रुटि का सिद्धांत दिए थे, वुडवर्थ नहीं थे, तो वैज्ञानिक थे, दार्शनिक, और इससे नहीं, बाकी मैकडूगल जो थे उन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियों को बताया था। और क्या है, संवेग के बारे में बताया था कि जो 14
मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं वो संवेग पे डिपेंड होती हैं। ठीक, बाकी अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान या कथन है। फिर देखिए कथन आ गया, तो कथन तो किसी न किसी वैज्ञानिक द्वारा कहा गया है, तो हमें वही टिक करना है, बाकी किसी पे तो तुक्का लगा नहीं सकते। तो ये वैज्ञानिक के जो कथन, जो डम्बलिंग, पहला ऑप्शन हमारा सही है, जो डम्बलिंग का है, उन्होंने एक कथन कहा था। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न से किसका नाम सूजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। अब देखिए किसका नाम सूजन शास्त्र से, सूजन शास्त्र का मतलब क्या है, ये आपका जो वैज्ञानिक थे वो ये मानते थे कि जो आपका जहाँ वातावरण होता है, ठीक, आपका उससे संबंधित होता है। तो किसी को माना जाता है इसके पिता, तो ये आपके गाल्टन को माना जाता है। ठीक है, गाल्टन जो चौथा ऑप्शन है, गाल्टन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 29वां, कि 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में DS जलोटा ने कौन सा प्रशिक्षण प्रतिपादन किया था। अब देखिए 12 से 16 वर्ष में जो डॉक्टर S जलोटा थे, वे कौन सा प्रशिक्षण प्रतिपादन किए थे। तो ये आपका हो जाएगा अशाब्दिक चिंतन। अशाब्दिक तो होगा नहीं, क्योंकि अशाब्दिक का मतलब क्या होता है कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं तो उन्हें चित्र के माध्यम से, हावा के माध्यम से सिखाया जाता है, तो अशाब्दिक होगा नहीं। चित्रांकन परीक्षण ये भी नहीं होगा। आर्मी अल्फा टेस्ट ये नहीं, तो ये चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण दिए थे, तो आपका राइट आंसर यही है। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 30वां और आखिरी प्रश्न। ठीक, तुम्हारा आखिरी प्रश्न है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो आपका पता है स्पीयरमैन ने किया था। ठीक, द्विकारक का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। उन्हें द्विकारक क्या बताया था, पहला बताया था यस कारक, दूसरा बताया जी कारक। ठीक, तो आपका यहाँ यस कारक जी कारक, तो जी कारक क्या होता है, समान बुद्धि, यानी कि बच्चा जन्मजात से लेकर आता है। यस कारक का मतलब विशिष्ट बुद्धि, यानी कि बच्चा जन्म के बाद अपने अनुभवों से विद्यालय में पढ़ के सीखता है, यही है। बाकी जो ऑप्शन हमारे जो थर्मोडाइक हैं, ठीक ने जो थर्मोडाइक थे वो किसने दिया था, आपका प्रयास स्टर्न जो थे बुद्धि से थे। कैटल ने पदानुक्रमित का सिद्धांत दिया था, जो कि ऊपर हम पढ़ चुके हैं। तो बस आज हमारा क्वेश्चन आज इतना ही, और आप अंत तक बने रहे, हमारी वीडियो को देखिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप जो भी वीडियो मैं नया लेकर आऊँ आप तक पहुँचे। और ये मैं जितने PUC के पेपर है उसको मैं हल करा रहा हूँ, और आपको बेहतर तैयारी कराने का प्रयास मेरा यही रहता है, और आप लोग बेहतर तैयारी कर भी रहे हैं। आप लोग की सफलता ज़रूर होगी, आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हर मेरी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए पुनः धन्यवाद।